specific heat. Evaluation of molar specific heats, CP and CV. Evaluation of molar specific heat. मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो सीपी और सीवी होता था, ठीक है। तो यहां पर सीपी क्या होता था? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता था? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो अगर आपको नहीं पता है या नहीं लिखा पहले कभी तो। सीपी इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक heat at constant pressure, और CV होता है specific heat at constant volume, at constant volume, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में रिकॉल करना जो हमने आखिरी टॉपिक किया था, ये इंटरनल एनर्जी का। U इज इक्वल टू क्या था? 1/2 F into R into T. Q is equal to half F R T. F क्या था? प्रियांशी, F क्या था? दृष्टि, F क्या था? वैष्णवी, F क्या था? जल्दी बताओ। F था डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई नहीं बताया। F था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैसे निकालते थे? मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था? 3, डायएटॉमिक के लिए 5, और पॉलीएटॉमिक या फिर मोर देन 3 के लिए क्या हो जाएगा? वो 6, ठीक है। कितने डिफरेंट वे से। तो ये U इंटरनल एनर्जी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में, नोट करना। इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, internal energy of 1 mole of gas, internal energy of 1 mole of gas is equals U is equals to half FRT। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब अगर मान के चलो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या देगा? du by dt। राइट साइड में भी क्या देगा? d by dt, और ये वाला टर्म आ जाएगा हाफ FRT। क्या ये क्लियर हो गया? यहाँ पर F और R तो कांस्टेंट होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। तो T का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू T, क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर du by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ F into R। क्या ये क्लियर हो गया? du by dt, ये U है ना, du by dt is equal to half F into R, ठीक है। और U मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज, T मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको क्या दे रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये कैपिटल T है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू FR, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा याद करना, इसके प्रीवियस चैप्टर हीट रिलेटेड टू मैटर्स जिसमें हमने पढ़ा था ना, ठीक है, उसमें हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। जब हमने फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था तब इसका फॉर्मूला क्या आया था? C इज इक्वल्स टू 1/μ del Q by del T। याद है ये? C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, 1/μ del Q by del T। यहाँ Q क्या होता था? हीट, और del T मतलब क्या हो गया? del Q मतलब चेंज इन हीट, del T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और म्यू क्या हो गया यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स। याद आया ये चीज? अगर हम 1 मोल के लिए लेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो C इज इक्वल टू क्या होता था वहां पर? dQ by dt। क्या ये क्लियर हो गया? और वो Q क्या है? मैं टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स आएंगे देखो, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। Q क्या है बताओ? हीट। और U क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड थे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है क्या था? डेल U इज इक्वल टू क्या था? डेल Q माइनस डेल W। इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, क्वेश्चन किए थे। तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है
दैट इज इक्वल टू क्या होता था, हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन। याद आया ये चीज? तो अगर इस कंडीशन को इससे अगर मैं मैच करता हूं तो देखो क्या होगा। यहां पर अगर आप सीपी की बात, सीबी की बात करें, सीबी मतलब क्या है, क्या था सीबी, क्या था, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करो, P इंटू डीवी। डीवी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन जीरो मतलब dw की वैल्यू जीरो, तो dq और du दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये जो c इज इक्वल टू dq बाई dt था, उसको आप क्या लिख सकते हो, du बाई dt। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन आप अवॉइड भी कर रहे हो, सीधे सीधे ये लिख ले रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन कई बच्चों का ये डाउट होता है कि ये आया कहां से एक्चुअल में, c इज इक्वल टू du बाई dt एक्सप्रेशन कहां से आ गया। तो कुछ नहीं, जो पुराना हिस्ट्री हम पूरा पढ़ते आ रहे हैं उसी से कनेक्टेड है ये सारी चीजें। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो अगर आपने यहां तक का एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लिया है, फिर मेरे ख्याल से ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलो ताकि पुराने फॉर्मूले भी याद रहे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम C से डिनोट करते थे, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू डेल क्यू बाय डेल टी, डेल क्यू बाय डेल टी। यहां पर म्यू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स, म्यू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर 1 मोल के लिए लेंगे मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, C इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। यहां तक हो गया। और W वर्क डन का जो फॉर्मूला था ये था P इंटू डीवी, P इंटू डीवी। ठीक है, P इंटू डीवी मतलब प्रेशर, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। और अभी हम किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, सीवी के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं ना। तो सीवी वाली कंडीशन में V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। V कांस्टेंट होता है मतलब डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो डीवी जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो। डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वो जीरो हुआ तो डी क्यू, डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, डेल यू। ठीक है, डेल क्यू मतलब हीट प्रोवाइडेड दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एकदम सिंपल, अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दो चीजें होती है, या तो वर्क डन होगा या इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। तो अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो पूरा कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज पे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो C का फॉर्मूला था डी क्यू बाई डी टी, डेल क्यू बाई डी टी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी। ये एक्सप्रेशन आ गया, C इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल टी। और डेल यू बाय डेल टी को आपने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल रखा था, इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मार्क करना। डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू जो आपने निकाली थी, तो डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू अगर हाफ एफ आर पुट करोगे तो सीवी इज इक्वल टू कितना देगा, 1/2 एफ इंटू आर। सीवी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एफ इंटू आर। यहां तक हो गया सबका, कंफर्म करो। अब क्या है सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 1/2 एफ इंटू आर। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और सीवी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सीवी एक्चुअल में क्या करता है, तो इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। तो लिख लो इसको शॉर्ट में, कई बार क्या इनडायरेक्ट वे में पूछता है ना, सीवी इज एनर्जी टू इंक्रीज टेम्परेचर।
CV is the energy required या energy needed to increase temperature. To increase temperature. याद तक हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेना। ये जो CV का एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करना। अब आते हैं इसके सेकेंड फेज ऑफ डेरिवेशन पे, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ डेरिवेशन में देखो CP और CV के बीच में रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन कहां से डिराइव हुआ है? इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव हुआ है। हीट इज इक्वल टू del U प्लस W से, है ना। तो ये डेरिवेशन के लिए पहले रिलेशन लिखो। लिखो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV is given by CP minus CV is equal to R. CP minus CV is equal to R, या फिर CP is equal to CV plus R. CP is equal to CV plus R. मैं ना आपके सिलेबस में ना डायरेक्टली ये रिलेशन यूज किया है, इसका डेरिवेशन नहीं है। अगर इसका डेरिवेशन देखना है कि CP is equal to CV plus R कैसे हुआ, तो ये एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता था? हीट मतलब कि Q इज इक्वल टू क्या होता था? del U प्लस W, याद है कि नहीं? तो वो जो हीट है, हीट मतलब जो हम यहाँ पर CP कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोवाइड करें, CV मतलब del U इंटरनल एनर्जी का चेंज, अभी हमने देखा, प्लस W तो सराउंडिंग में वर्क है, उसको कैपिटल R से डिनोट किया, उसी से इसका डेरिवेशन है, कनेक्शन है। लेकिन आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज किया, दोनों के बीच में रिलेशन, तो वही यूज करो। CP इज इक्वल टू CV प्लस R लिख लिया। अब इक्वेशन 2 को चेक करना। इक्वेशन 2 में आपने CV की वैल्यू निकाला थी, क्या निकाली थी? CV की वैल्यू हाफ FR। तो ये वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, CV की इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, तो CP का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा? हाफ FR प्लस R। चेक करो यहां तक आया। और दोनों में से अगर R कॉमन निकालोगे तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? R अंडर ब्रैकेट F/2 प्लस 1। एंड कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3, और इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 चेक करो, आप लोगों ने किसको लिया था इक्वेशन 2? CV इज इक्वल टू हाफ FR। और इक्वेशन नंबर 3 क्या था? करेक्ट। CP इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर? R अंडर ब्रैकेट F/2 प्लस 1। ये क्लियर हो गया? CP और CV दोनों का एक्सप्रेशन आ गया। दोनों को डिवाइड करो, इससे इनका रेशियो मिल जाएगा। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो। इसको इक्वेशन 3 लिया था हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया था, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स क्या मिलेंगी? CP अपॉन CV। राइट साइड में क्या हो जाएगा? R अंडर ब्रैकेट F/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 F इंटू R। यही होगा एक्सप्रेशन। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला R और ये वाला R कैंसल आउट हो जाएगा। सो CP बाय CV इज इक्वल्स टू, ये 2/F लिख सकता हूं और इसको क्या लिख दूंगा? F/2 प्लस 1। चेक करते हैं, चलो यहां तक का एक्सप्रेशन क्लियर। फर्दर ब्रैकेट ओपन करोगे, ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी, एक बार इससे और एक बार इससे, तो CP बाय CV ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा, और नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? 2/F। तो CP बाय CV का रेशियो ऐसा कुछ आया। चेक करो यहां तक आया क्या? इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, और ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना 1 + 2/F, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, और गामा इज इक्वल टू हो जाता है CP बाय CV। तो अगर याद होगा मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर में ना हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे, गामा वाले टर्म्स आ रहे थे जब हमने डेरिवेशंस किए थे कुछ, याद है क्या? पॉइजन्स लॉ क्या था? P⁻⁴ गामा इज इक्वल्स टू क्या होता था? कांस्टेंट। और वहां पर वो गामा जो होता था, ये CP और CV का क्या होता था? रेशियो। गामा की वैल्यू 1.3 से लेके 1.6 के बीच में होती थी, और यही वो गामा वाला एक्सप्रेशन है। यहां तक क्लियर हुआ? ओके।
अब नेक्स्ट काम आप लोगों को क्या करना है, गामा की वैल्यू निकालनी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ। हाँ क्या हुआ? यस हाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कौन से? एक्चुअली मैंने ना अभी इसमें जब मैंने लिखा था ना तो उसमें अलग मार्किंग किया था। इक्वेशन नंबर 1 किसको लिया है? इक्वेशन नंबर 1 ये है du by dt वाला 1। इक्वेशन नंबर 2 cv वाला जो एक्सप्रेशन है ना, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। cp वाला एक्सप्रेशन जो है ना उसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर किया है, ठीक है। और फिर 3 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर 4 ये वाला एक्सप्रेशन है, चेक कर लेना। डन, यहां तक हो गया। अब देखो यहां पर ना cp बाय cv इज इक्वल टू गामा तक सबका आ गया होगा। नेक्स्ट हम गामा के डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। इसके बाद लिखना द वैल्यू ऑफ गामा ब्रैकेट में cp बाय cv फॉर डिफरेंट गैसेस तो फर्स्ट क्या हो गया, कौन सा फर्स्ट है? मोनोएटॉमिक गैसेस। तो लिखना फर्स्ट फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए F की वैल्यू कितनी हो जाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? 3। तो F की वैल्यू यहां पर 3 पुट करो तो 2/3 मतलब कितना हो जाएगा? 0.666 नहीं कितना आएगा? हाँ 0.666 आएगा। हाँ तो गामा की वैल्यू वहां पर कितनी हो जाएगी? गामा इज इक्वल टू 1.666 और वी कैन राइट 1.7। समझ में आया ये? नेक्स्ट सेकेंड डायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डायटोमिक गैसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। डायटोमिक गैसेस के लिए F की वैल्यू 5 पुट कर दो और फर्दर गामा की वैल्यू निकालो तो 2/5 1.4 आएगा आई थिंक। So gamma is equal to 1.4. Third condition for polyatomic gases या triatomic और higher, gamma is equal to कितना आ जाएगा? F की वैल्यू 6 पुट कर दोगे और गामा की वैल्यू 2/6 1/3 0.33। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हमने गामा की वैल्यू, गामा मतलब Cp बाय Cv का रेशियो निकाल लिया। ये वाला डेरिवेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें इनफैक्ट 2 डेरिवेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा था जो हमने प्रेशर का डेरिवेशन किया था, और दूसरा कौन सा है? Cp बाय Cv के रेशियो का डेरिवेशन जो अभी हमने किया। ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशंस ध्यान में रखना, आने के चांसेस इस चैप्टर से। हटा दो, ये हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इसमें लिखना क्या होता है पहले? मीन फ्री पाथ, इट इज एवरेज डिस्टेंस traveled by molecule between successive collisions ठीक है। जैसे मान लो ये एक वेसल है, कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना। तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, इस तरीके से स्ट्राइक करते जा रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं। तो हर कोलिजन के बीच में अलग अलग डिस्टेंस है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो ऑन एन एवरेज जो उसका डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, हो सकता है यहाँ पर 2 यूनिट्स है, यहाँ पर 1 यूनिट है, हो सकता है यहाँ पर 3 यूनिट्स है। तो ऑन एन एवरेज डिस्टेंस अभी इसका कितना आ रहा है? 2 यूनिट्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। क्लियर?
तो लिखा गया इसमें स्टेटमेंट सबने, इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे मीन फ्री पाथ का। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये जो मीन फ्री पाथ है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लिखना कंसीडर ए सिंगल मॉलिक्यूल, consider a single molecule of equivalent diameter 2D, of equivalent diameter 2D। अब ये जो इक्विवेलेंट डायमीटर लिखा है 2D, उसका पहले मतलब समझना क्या है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है ना, मॉलिक्यूल का डायमीटर हम D ही ले रहे हैं, मॉलिक्यूल का डायमीटर हम D ले रहे हैं, लेकिन हम उस पाथ को भी ले रहे हैं जिससे उसके दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स अगर उस रीजन में आ जाए जिससे वो स्ट्राइक करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर मैंने D लिया है ना, मतलब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर मैं इसको स्फेरिकल मान रहा हूं तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, D होगा। मतलब अगर आप ये वाले मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसकी अगर 2D के डिस्टेंस में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसलिए मैंने उसका इक्विवेलेंट डायमीटर ले लिया 2D। तो 2D मतलब वो लेंथ है जिसमें उस पार्टिकल और उसके आसपास में आने वाले पार्टिकल बीच में अगर आते हैं, इस डिस्टेंस के बीच में आते हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ये ले रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको इक्विवेलेंट डायमीटर से रिप्रेजेंट किया। तो लिखा कंसीडर ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इक्विवेलेंट डायमीटर 2D, let v bar is एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड हम क्या ले रहे हैं, v बार, एंड द टाइम टू स्वीप आउट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टाइम t। अच्छा, स्पीड को v बार लिया और टाइम को क्या ले लिया, t ले लिया, एंड टाइम इज t। टाइम t क्या है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को जब कोलाइड करेगा तो टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या ले रहे हैं, t। v बार क्या उसकी स्पीड होगी, ठीक है। फिर लिखना क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई डी स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई डी स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अगर मान के चलो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, देखो ध्यान से देखना, अगर वो मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो मॉलिक्यूल क्या स्फेरिकल है, लेकिन जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो जो उसका पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना? तो जो सिलेंड्रिकल पाथ बनेगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, और उसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब कि कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सर्कल का एरिया, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पर ले रहे हैं इसलिए वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या ले लिया, पाई डी स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? तो आगे लिखना द क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर यहां तक लिख लिया। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, इसको इमेजिन करो कि मान लो पहले वो जो मॉलिक्यूल था वो यहां पर था, और वो अगले मॉलिक्यूल्स को जब स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, तो वो मॉलिक्यूल यहां पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले यहां पर था, फिर वो यहां पर वाले मॉलिक्यूल से स्ट्राइक किया। किस स्पीड से स्ट्राइक करा, उसकी स्पीड हमने क्या लिया है, v बार। उसके टाइम कितना लिया, दोनों कोलिजन के बीच में टाइम कितना लिया है, t। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, v बार इनटू t। ऐसे ही होगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा v बार t। तो लिखना द लेंथ विल बी v बार इनटू t, द लेंथ विल बी v बार इनटू t। क्लियर? इसके बाद लिखना, अब ये जो पूरा टाइम t हमने अज्यूम किया, इन दिस टाइम t the molecule collide with n different molecules per unit volume, n different molecules per unit volume whose center lies in this cylinder,
whose center lies in this cylinder at rest condition, at rest condition, whose center lies in this cylinder at rest condition. देखो अभी हम जैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं मैं समझा रहा हूं, ये मान लो वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल हो गया और ये उसका इक्विवेलेंट डायमीटर हो गया, समझ रहे ना, और ये यहां से यहां इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। हमने यहां से यहां तो टोटल उसका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस डी, उसको हमने क्या नहीं कैसे निकाला, वी बार इनटू टी। क्या ये क्लियर हो गया? और ये जो सिलेंड्रिकल पाथ था उसका, सिलेंड्रिकल पाथ, उसका रेडियस कितना था, डी था, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आया वो कितना आया था, पाई डी स्क्वायर आया था। समझ में आया कि नहीं? अब ये जो है इस बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हैं, यही मॉलिक्यूल फिलहाल मूवमेंट पे ये कंसीडर कर रहे हैं। अब ये उन सारे मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा जिनका सेंटर इस सिलेंड्रिकल पाथ के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंड्रिकल पाथ के बीच में है तो उससे कोलाइड करेगा, नहीं आया बाहर आया तो उससे कोलाइड नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस डी है, अगर मान के चलो उसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी से ज्यादा हुआ, मतलब क्यों बाहर है इसके सिलेंडर के, तो स्ट्राइक नहीं करेगा। कम हुआ तो मतलब स्ट्राइक करेगा, वो मान रहे। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसके साथ वो कोलाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट लिखना, द नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t, द नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t इज इक्वल्स टू अब देखो ये क्या लिखा है मैंने, पहले बताओ ये क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, n, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि n मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, तो इतना पूरा वॉल्यूम में कितने हो जाएगा, n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया ये चीज? सो नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर r जो है सिलेंड्रिकल पाथ का रेडियस हमने कितना लिया है, d, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर, और h मतलब ये सिलेंड्रिकल की लेंथ जो है वो क्या देखो हमने कंसीडर किया था v बार इंटू टी, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, v बार इंटू टी। क्या ये समझ में, एक बार चेक कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम t इज इक्वल टू n इंटू पाई डी स्क्वायर v बार टी। हो गया यहां तक? ओके, नेक्स्ट, द मीन फ्री पाथ लैम्डा, the mean free path lambda is equals to, the mean free path lambda is equals to, अब इसका फॉर्मूला कैसे बना, एकदम सिंपल है, ध्यान से समझना। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो ये जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल है वो यहां से यहां तक जाने में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करता है, और इस 100 मीटर के डिस्टेंस में 20 बार कोलिजन होता है, उसका 20 कोलिजन होता है। तो बताओ मीन फ्री पाथ कितना हुआ, एवरेज डिस्टेंस कितना हुआ कोलिजन के बीच का, 100/20, मतलब कितना आ गया, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर हम मीन फ्री पाथ निकाल रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ कितनी है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, v बार इंटू टी। समझ में आया कि नहीं? डिवाइडेड बाय कितने बार कोलिजन हो रहा है, तो कितने बार कोलिजन हो रहा है हमने यहां पर निकाल के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट लिखो, द मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू, द मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मॉलिक्यूल यहां से यहां तक में टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्लियर? तो टोटल लेंथ कवर्ड यहां पर आ गया v बार इंटू टी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो अभी हमने यहां पर निकाला था, n इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर v बार इंटू टी। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। अब फर्दर यहां सिंप्लीफाई करोगे तो v बार इंटू टी और v बार इंटू टी वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/n पाई डी स्क्वायर, 1/n पाई डी स्क्वायर।
क्या ये क्लियर हुआ सभी को? एक बार कंफर्म करो। डन यहां तक? ठीक है। लेकिन इस डेरिवेशन में हमने एक अजम्पशन लिया था, वो गलत था। एक अजम्पशन हमने क्या लिया था कि हमारा जो पार्टिकल है हमने उस पार्टिकल के मोशन को लिया, बाकी सारे पार्टिकल को हमने रेस्ट कंडीशन में अज्यूम किया था। लेकिन बाकी सारे पार्टिकल भी तो मोशन में होंगे, तो उसके कारण रिलेटिव वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी हमने क्या लिया, सिर्फ मूविंग पार्टिकल, दूसरे वाले की वेलोसिटी को हमने कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन अगर दोनों मोशन में होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो वहां पर बस एक टर्म और आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगा। उसके पीछे पूरा वेक्टर का कंसेप्ट है, क्योंकि अगर मान के चलो दोनों पार्टिकल मोशन में है, दोनों रैंडम मोशन में, तो v1² इक्वल टू v2², ये कंसीडर करके रिलेटिव वेलोसिटी निकलता है, फॉर्मूला है उसका। ठीक है, आप सीधे सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना, इफ बोथ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, इफ बोथ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, then the relative velocity, then by considering the relative velocity, lambda is equal to 1 upon √2 n pi d square। ठीक है, तो यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन हालांकि मैंने दिया है, आप इसको यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके बुक में वो सारी चीजें मेंशन नहीं है, डायरेक्टली उसने वैल्यू को ले लिया है। ठीक है, यहां तक हो गया, चेक कर लो एक बार। अच्छा, ये लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ बिटवीन दो कोलिजन जो होगा वो ऑन एन एवरेज क्या लेंथ या डिस्टेंस कवर अप करेगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 n। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और पाई क्या है? पाई तो कांस्टेंट है, d²। d² मतलब क्या हो गया? d हो गया उसका रेडियस, इक्विवेलेंट रेडियस। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको अगर हम प्रेशर के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करें तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। PV इज इक्वल टू NKT, ये वाला एक्सप्रेशन याद होगा, PV इज इक्वल टू nRT का एक और फॉर्म हमने स्टैंडर्ड आइडियल गैस प्रेशर के लिए किया था। यहां पर अगर कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी PV/KT। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो, PV इज इक्वल टू NKT और N इज इक्वल टू हो जाएगा PV/KT, और n/v की वैल्यू अगर निकालोगे तो n/v की वैल्यू क्या आ जाएगी? P/KT। n/v की वैल्यू क्या आ जाएगी? P/KT। अब n क्या है बताओ? n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v क्या है? वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्टार्टिंग में अज्यूम करना, स्मॉल n को हमने क्या लिया था? वही लिया था ना, स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वाले स्मॉल n की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? कैपिटल N अपॉन स्मॉल, एक मिनट ना, स्मॉल n की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो? कैपिटल N अपॉन v, या फिर क्या पुट कर सकते हो? P/KT। तो स्मॉल n की जगह पे डायरेक्टली P/KT पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, यह आ जाएगा P/KT इंटू पाई d²। तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? KT अपॉन √2P इंटू पाई d²। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीन पाथ ऑफ पार्टिकल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन का डेरिवेशन। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ये हो गया तो फिर अब देखो, इसमें भी ना डिफरेंट फॉर्मूले यूज हो सकते हैं ना, आपको ध्यान रखना है, या तो इस फॉर्म में यूज होगा, या तो इस फॉर्म में यूज होगा, या तो इस फॉर्म में यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये हटा दो, हो गया तो सभी का। तो दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आज हमने किया वो ध्यान में रखना। फर्स्ट कौन सा था? इवैल्यूएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, सीपी और सीवी का फॉर्मूला है ना। तो सीपी और सीवी का क्या क्या फॉर्मूला था, रिकॉल करो। सीवी का क्या था? सीवी इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू आर, और सीपी का क्या था? आर अंडर ब्रैकेट f/2 + 1, और दोनों का जो रेशियो आया था CP/CV कितना आया था? वो 1 + 2/f, और 1 + 2/f को किससे डिनोट करते हैं? गामा से। ठीक है, और गामा की वैल्यू फॉर डिफरेंट कंडीशन हमने देखी, मोनो एटॉमिक,
डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक कंडीशंस में। फिर उसके नेक्स्ट हमने क्या डेरिवेशन किया, मीन फ्री पाथ का लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। क्लियर हो गया ये चीज? चलो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तो न्यूमेरिकल मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन नोट डाउन करना, ठीक है? फिर उसके बाद ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of ideal gas. Molar volume is the volume occupied by 1 mole of ideal gas at STP. At STP. STP का फुल फॉर्म पता है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? ओके, ये सीधा वैल्यू बता रहा है। और बाकी लोगों को पता है वैल्यू सीधा कितना होता है? नहीं, मैं ये पूछा स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना लगेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर कैल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री कैल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना लेते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 समथिंग कुछ होता है। 10 टू दी पावर कितना आता है? 5। ये सब तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो क्या? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ते हो। ओके, चलो ठीक है, ये ध्यान रखना फिर ना, ठीक है? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में लिखा जाए 300 डिग्री कैल्विन। प्रेशर स्टैंडर्ड अगर लिखा हुआ है तो मतलब कितना हो जाएगा? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ठीक है? 1 atm, इसी को और क्या बोलते हैं हम? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm इज इक्वल टू दिस। ये भी क्लियर होना चाहिए, क्या ना? क्लियर? अब बोल रहा है शो दैट इट इज 22.4 liters. 22.4 liters. Take R is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Per mole per Kelvin. एट पॉइंट थ्री वन जूल पर मोल पर कैल्विन, ठीक है? अच्छा, ये कितने लोगों को पता था पहले ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर वॉल्यूम या 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ये कितने बच्चों को पता था? ओके, इसी का डेरिवेशन करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, प्रूव दैट इट इज 22.4 लीटर्स। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? करेक्ट, PV is equals to nRT आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो n की वैल्यू यहां पर क्या ले लोगे? 1। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल रहा है, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब P की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम यहां पर? 1 atm या फिर 1.01 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? और R की वैल्यू कितना लेना है हमको? R की वैल्यू हो जाएगा 8.31 और T की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 300। इन सारी वैल्यूज को पुट करो और फाइनली V की वैल्यू निकाल लो। तो V इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा nRT अपॉन P। V इज इक्वल टू n की जगह पे आ गया 1, R की जगह पे 8.31, T की जगह पे 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर मतलब 1.01 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5। और ये जो यूनिट आपको मिलेगी, ये इसकी यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम की यहाँ यूनिट क्या होगी?
अभी SI यूनिट में रहा वॉल्यूम, किस में आएगा? ये फॉर्मूले से जो हम वॉल्यूम निकालेंगे उसकी यूनिट क्या होगी? नहीं, ये जो हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करें, SI यूनिट पुट करें, तो वॉल्यूम की भी SI यूनिट आएगी। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो अभी आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में, है ना। फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लीटर्स में। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये पता है कि नहीं रिलेशन? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर? 1000 लीटर्स। क्लियर? तो ये जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने का मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना? 1000। तो V इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1 कंसीडर कर लेता हूं मैं, और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते, ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। और जब ये मल्टीप्लाई का 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक है। और इधर पे आ जाएगा पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर्स के अप्रोक्स, ठीक है। यही वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, जब भी स्टैंडर्ड एनटीपी दिया होगा या नॉर्मल एनटीपी दिया होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम आप क्या कंसीडर करोगे? 22.4 लीटर्स। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर क्यूब टू लीटर, और फाइनल आंसर जो इसका आएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स हो गया। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। ये वाला जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट करो। Estimate the fraction of molecular volume. Estimate the fraction of molecular volume. Estimate the fraction of molecular volume to the actual volume. To the actual volume occupied by oxygen gas at NTP at normal temperature pressure या STP। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन, प्रेशर कितना? 1 atm, ठीक है। और इस समय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? ये जो अभी हमने डिराइव किया उसको यूज करना है डायरेक्टली। तो कितना है? 22.4 लीटर्स, ठीक है। आगे लिखो, टेक द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी, टेक द डायमीटर ऑफ oxygen molecule to be 3 angstrom. ओके, चलो इसको ट्राई करो एक बार। पहले समझ के बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? फ्रैक्शनल चेंज, और एक बार पढ़ो क्या है? एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ टू द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by oxygen gas at NTP. नहीं, देखो अज्यूम करो कि ये एक कंटेनर है ना। इस कंटेनर में ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब अगर आपको पूछता है कि ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये बताओ कि इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे?
पूरे कंटेनर का वॉल्यूम निकाल दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और अगर पूछा जाता है इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो कितना है, तो उस कंडीशन में आप कितने मॉलिक्यूल्स है वो काउंट करोगे और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना है और एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, दोनों का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या निकालो, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करो। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल शेप में कंसीडर करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला लगाओ और आर रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 3 एंगस्ट्रॉम। तो पुट करो, वो वाली रेडियस गिवन था कि डायमीटर है, वो डायमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। सॉल्व करो और वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा कैलकुलेट करो। Volume of one molecule, that is equals to 4/3 pi r cube। तो 4/3 पाई की प्लेस पे 22/7 r क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10 टू द पावर -10 होल क्यूब। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 27/8 इंटू 10 टू द पावर -30। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 9 सा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 99/7 इंटू 10 टू द पावर -30। क्या ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। Sir, 1.413 into 10 to the power -29. 1.413, ये पूरा उसको टोटल कैलकुलेट किया क्या? टोटल कितने मोल्स लिए? Sir, 1 more. तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया 6.022 into 10 to the power 23। Sir, नहीं किया। अभी ये वन मॉलिक्यूल का है ना, अब वन मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल अभी हमको मिला है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, that will be equals to 99/7 into 10 to the power -30 into Avogadro number, कितना आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 23। तो इसको हम एक्चुअल वॉल्यूम बोलेंगे। एक्चुअल वॉल्यूम कितना है अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट करो ये। कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आ रहा है नंबर। Yeah. 85.16 into 10 to the power -7, ऐसा कुछ आ रहा है। 8.6 into 10 to the power -6. ठीक है, वो भी करेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 8.6 into 10 to the power -6। ठीक है, यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर क्यूब।
ठीक है, ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम हो गया। अब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब कि वो जो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है, तो कंटेनर का वॉल्यूम कौन सी कंडीशन में दिया हुआ है, चेक करो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो एसटीपी पे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या था, V इज इक्वल टू कितना था, जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिराइव किया, 22.4 लीटर्स। लेकिन ये किस में था, लीटर्स में। इस लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो लीटर को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 22.4 into 10 to the power कितना हो जाएगा, -3। क्लियर। अब आपको दोनों का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, तो V एक्चुअल मतलब एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब आ जाएगा 8.6 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 10 to the power -3। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 10 to the power -3 हो जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, फाइनल वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, 0.38 आएगा अगर इसको डिवाइड करोगे। सो अप्रोक्सीमेटली यू गेट 3.8 into 10 to the power -4, 3.8 divided by 10 to the power -4। तो ये हो गया एक्चुअल वॉल्यूम और फ्रैक्शनल वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या है, कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 4 टाइम्स उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा है उसके एक्चुअल वॉल्यूम से। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दोगे तो उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा वो बता रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। एन ऑक्सीजन सिलेंडर of volume 30 liters has an initial gauge pressure of 15 atm and 15 atm and a temperature of 27 degrees Celsius after some oxygen is withdrawn from the cylinder, the gauge pressure drops to 11 atm. The gauge pressure drops to 11 atm and temperature drops to 17 degrees Celsius. Full stop. Estimate the mass of the oxygen taken out of the cylinder. Full stop. Use R is equal to 8.3. Use R is equal to capital R is equal to 8.3 joule per mole per Kelvin.
जूल पर मोल पर केल्विन, and molecular mass of oxygen is 32 grams. And molecular mass of oxygen is 32 grams. And molecular mass of oxygen is 32 grams. Temperature drop to less than 8. Temperature drops to 17 degrees Celsius. Full stop. Estimate the mass of the oxygen taken out of the cylinder. Use capital R. Capital R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 ग्राम्स. ठीक है. तो इमेजिन करो कंडीशन को कि क्या गिवन है. मान लो एक सिलेंडर है, ऑक्सीजन इस सिलेंडर में, ठीक है. और इस सिलेंडर में इनिशियली जो कंडीशन थी, सारे पैरामीटर्स थे, क्या क्या थे बताओ. वॉल्यूम कितना था? 30 लीटर्स. प्रेशर कितना था? 15 ATM. ठीक है. और क्या गिवन था? टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस. और इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री केल्विन. और क्या गिवन था? बस और कुछ नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद इस सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन विड्रॉल हुआ और अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा उसमें क्या चेंज होगा? क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? तो वॉल्यूम अभी भी उतना ही रहेगा क्योंकि सिलेंडर में ओवरऑल वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसकी कैपेसिटी जो है उतनी ही रहेगी. तो गैस उसके अंदर उतना ही है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, लेकिन बाकी दो चीजें चेंज हो जाएगी. कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही है? प्रेशर चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर. प्रेशर कितना हो जा रहा है? 11 ATM. और टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? 17 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 290 डिग्री केल्विन. तो ये V1 P1 T1 की वैल्यू और V2 P2 और T2 की वैल्यू ये गिवन है आपको. और क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ द ऑक्सीजन टेकन आउट. कितना मास ऑफ द ऑक्सीजन इसमें से निकल गया. ठीक है. तो इसका मास निकालने के लिए आप पहले क्या करो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो N1 की वैल्यू और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो N2 की वैल्यू. समझ में आ रहा है ये चीज? N1 और N2 की वैल्यू आप दोनों से निकाल सकते हो और फिर उसके दोनों में नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो. N1 माइनस N2 कितना नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है और उसको मल्टीप्लाई कर दो. एक मोल में कितना ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है क्वेश्चन में देखो? 32 ग्राम्स. 1 मोल का मास है 32 ग्राम्स. तो अभी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकाल लो और उसको 32 ग्राम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट और विथड्रॉन मिल जाएगा. समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? PV इज इक्वल्स टू nRT. ये फॉर्मूला यूज करो. N1 N2 की वैल्यू निकालो और फिर उसके दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो 32 ग्राम से. कैलकुलेशन करते समय थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. इसलिए देखो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल्स में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वो ओवरऑल वैल्यू सेम आ जाएगी उसको. ठीक है. लास्ट में भी कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा उसको.
वॉल्यूम और आर की वैल्यू सेम है तो वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू P2। थर्टी टू इंटू वॉल्यूम 30 लीटर्स है तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी लेने बोला है 8.3 और P1 बाय P1 बाय T1 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही रहने देता हूँ, लास्ट में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, T1 की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस P2 की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 290 केल्विन। कैलकुलेट करो, बताओ फाइनली क्या आ रहा है। So ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर तो इधर में बच जाएगा 2, इधर पे 10 टू द पावर 2 आ जाएगा इंटू 1.01 और ये वाला टर्म 1/2 माइनस 11/21 0.5 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करो 0.5 माइनस 11/21 11/21 कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा 3 0.3 समथिंग कुछ आएगा 0.3 हाँ 0.38 के आसपास कुछ आएगा। So finally the difference will be 96 upon 8.3 into 10 to the power 2। इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 101 हो जाएगा approximately 101 into 0.12 multiplied by this। कैलकुलेशन करो एक बार फाइनली क्या आ रहा है बताओ। ये नंबर आएगा 141 ग्राम्स 141 ग्राम्स। 96 multiplied by 101 multiplied by 0.12 divided by 8.3 140 ग्राम्स अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है सर N1 की वैल्यू क्या आ रही है? एक्चुअली मैंने पूरा एक साथ पुट कर दिया, N1 N2 अलग से नहीं निकाला। अगर N1 निकालोगे ना तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 into 10 to the power minus 3 divided by 8.3 ये वाला टर्म आएगा। मैंने इसमें से V by R कॉमन निकाले ना, बिकॉज वॉल्यूम सेम है, R की वैल्यू सेम है, तो मैंने उस पूरे टर्म को कॉमन निकाल दिया। सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, P1 T1 और P2 T2 वो वैल्यूज चेंज हो रही है। P1 की वैल्यू 15 ATM लिया है और बाद में मैंने मल्टी कन्वर्ट करने के लिए 15 ATM जो था ना उसको मैंने पास्कल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.01 into 10 to the power 5 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिवन है ना, तो दोनों पे बाहर कॉमन निकाल दिया मैंने यूनिट को, सो दैट वो कैलकुलेशन बार बार वहां ना करना पड़े। V की वैल्यू 30 इनिशियली फाइनली दोनों समय वॉल्यूम सेम था सिलेंडर। N1 N2 अगर अलग अलग निकालोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। N1 N2 की अलग अलग वैल्यू अगर निकालोगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा N1 और N2 आएगा 13 पॉइंट समथिंग, तो ओवरऑल हाँ ओवरऑल डिफरेंस 5 यूनिट 5 मोल्स का आएगा। ओके
अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। अगर 4 का आ रहा है डिफरेंस तो फिर कैसे फाइनल आंसर अलग आएगा? 32 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 96 के आसपास कितना आ जाएगा? 4 2 8 4 3 128 ग्राम्स के आसपास। लेकिन एग्जैक्ट आंसर उसमें दिया 140 ग्राम्स। 136.7 हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसे निकालने लगा मैं बता देता हूं। ओके, N1 N2 अलग निकाल के भी कर सकते हो उसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या? सबको चेक कर लो एक बार। यस सर। बट कैलकुलेशन बस थोड़ा सा है, इसमें आपको देखना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन नोट करो, ये बना लिया फिर छुट्टी बस। मैं भी बोल Estimate the average thermal energy. Estimate the average thermal energy of helium at first part है room temperature, second है temperature on the surface of the sun at room temperature। फर्स्ट है at room temperature। at room temperature मतलब क्या लोगे? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 2 मतलब कि कितना हो जाएगा? 300 डिग्री केल्विन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? at the surface of the sun, at the surface of the sun temperature is 6000 Kelvin। थर्ड है the temperature of 10 million degree Kelvin। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई नहीं। The temperature of 10 million degree Kelvin, the typical core temperature of case of a star। अरे कुछ नहीं, 3 अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के मैंने, एक है 300 डिग्री केल्विन, एक है 6000 डिग्री केल्विन, एक है 10 मिलियन केल्विन। 300 डिग्री केल्विन, 6000 डिग्री केल्विन, 10 मिलियन केल्विन। 10 मिलियन मतलब 10 into 10 to the power 6। 1 मिलियन में क्या होता है? 10 to the power 6। 1 मिलियन में 10 to the power 6 आता है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? Estimate the average thermal energy. एवरेज थर्मल एनर्जी। हाँ बस इतना ही। एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, दीज आर द टेम्परेचर्स। हाँ सारे टेम्परेचर पे। तो क्या है एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला? देखो ये वाला जो पेज स्टार्टिंग में मैं जो समरी दे रहा था, इसमें वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं लिखे हैं। दिख रहा है ये? ओवरऑल जो एवरेज थर्मल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो थर्मल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 3/2 K into T। K क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ बस, और T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। दैट्स इट, पहले पुट कर दो। ठीक है, ओके, इसमें इजी था, और बस ये पहचानना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो नेक्स्ट और कई क्वेश्चन है, लेकिन अब तुम लोग अभी क्या पता? ऑनलाइन है क्या? नहीं, वो मुझे वादा की थी कि वो आएगी। तो आपस में डिस्कस करना तुम लोग। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में ना इसका टेस्ट रखते हैं, क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो 2 डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है, सीपी और सीबी के रेशियो वाला, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किया।
और एक और डेरिवेशन कौन सा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। समझ में आ गया, आइडियल गैस ऑन वॉल्स ऑफ द प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द वेसल। ये वाला जो हमने डिराइव किया था, अगर याद होगा, ये वाला डेरिवेशन कहाँ गया, ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, तो ये पीडीएफ में सेव करके आज भेज दूंगा, जिसमें सारे फॉर्मूले और सारे डेरिवेशन एक जगह पे समराइज किया है। ठीक है, इसमें 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ न्यूमेरिकल, कुछ तो मैंने करवाया, एक आध दो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल दे दूंगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, ठीक है। सर एक तो आप फिजिक्स में केमिस्ट्री को सारा बोल रहे हैं, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या करें आप। ठीक है, बाकी सबसे रिलेटेड नहीं है। कुछ स्कूल वाले डिलीट करवा देते हैं अपने स्कूल के एग्जाम्स में से, पता नहीं अब तुम लोगों के में करवाएंगे कि नहीं। ठीक है, ओके, एंड करते हैं। बस 2 डेरिवेशन और 2 न्यूमेरिकल। नहीं, और कुछ